नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन बात करेंगे कि क्या अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति ही पाई जाती है या इनके बीच की भी कोई अवस्थाएं होती है। एक अर्थव्यवस्था में कीमतें न तो निरंतर बढ़ती रहती है और ना ही निरंतर कम होती रहती है। यदि अपन आर्थिक इतिहास के पिछले अनुभव से सोचे तो ज्ञात होता है कि हमें कीमतों में होने वाले परिवर्तन एक तरह से चक्रीय रूप से आते रहते हैं। मुद्रास्फीति के पश्चात मुद्रास्फीति की अवस्था तथा उसके पश्चात मुद्रास्फीति की अवस्था आ जाती है। तो इस प्रकार ये एक तरह से व्यापारिक चक्र है, ट्रेड साइकिल है, चलता रहता है। परंतु कोई भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के बाद तुरंत ही मुद्रा विस्फीति यानी डिफ्लेशन की अवस्था और डिफ्लेशन की अवस्था के तुरंत बाद ही इन्फ्लेशन की अवस्था नहीं आती, बल्कि इन दोनों अवस्थाओं के बीच कीमत परिवर्तन की दो और अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। और ये दो अवस्थाएं हैं डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन। ठीक है। जनरली जब इन्फ्लेशन की स्थिति होती है, मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, तो उसके बाद में फिर डिसइन्फ्लेशन की स्थिति आती है। यानी मुद्रा विस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन की वह स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति के कारण जो असंतुलन उत्पन्न हो जाता है उसे फिर से संतुलन में लाने के लिए कीमतों में कमी करनी पड़ती है। और ये मुद्रा विस्फीति एक सीमा के बाद भी जारी रहती है। यानी इसमें डिसइन्फ्लेशन में जानबूझ करके कीमतों में कमी की जाती है और एक कमी एक निश्चित सीमा के बाद भी जारी रहती है। तो उसके बाद में फिर डिफ्लेशन आता है, मंदी की स्थिति आती है। फिर मंदी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जानबूझ करके मुद्रा की मात्रा में वृद्धि या की जाती है, मुद्रा का प्रसार किया जाता है। तो उसके बाद में फिर क्या होता है, रीइन्फ्लेशन की स्थिति आती है। और जब रीइन्फ्लेशन लगातार चलता रहता है तो उसके बाद में फिर इन्फ्लेशन की स्थिति आती है। तो इस तरह से जो इन्फ्लेशन, उसकी इन्फ्लेशन के बाद में डिसइन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन के बाद में फिर डिफ्लेशन आता है और फिर डिफ्लेशन के बाद में रीइन्फ्लेशन आता है और रीइन्फ्लेशन आने के बाद में फिर इन्फ्लेशन की स्थिति आती है। तो इस तरह से ट्रेड साइकिल है जो चलता रहता है। अब अपन बात करें मुद्रास्फीति और विस्फीति में तुलना की, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का अध्ययन करने के बाद हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों में से कौन सी अवस्था अच्छी है। वास्तविकता तो यह है कि दोनों के कारण ही अर्थव्यवस्था में असंतुलन होता है, इसलिए दोनों ही अवस्थाएं ही देश के लिए हानिकारक है। समाज के निर्धन लोगों को साधारणतः इन दोनों से ही हानि होती है, परंतु कुछ अर्थशास्त्री जैसे केन्स ने डिफ्लेशन को इन्फ्लेशन से अधिक हानिकारक माना है। केन्स के अनुसार मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा विस्फीति अनुपयुक्त है। दोनों में से मुद्रा विस्फीति अधिक बुरी होती है। यानी इन्फ्लेशन को अन्यायपूर्ण माना है। और इन्फ्लेशन को अन्यायपूर्ण क्यों माना है, वो निम्न कारणों से माना। सबसे पहला कारण है आर्थिक विषमता। मुद्रास्फीति के कारण असमानता उत्पन्न होती है, इसमें अमीर अधिक और गरीब अधिक गरीब बनता है। यह सामाजिक न्याय के प्रतिकूल होती है। दूसरा, अन्यायपूर्ण होने, इन्फ्लेशन को अन्यायपूर्ण होने के पीछे लॉजिक दिया जाता है वैधानिक डाकू है। प्रोफेसर CN वकील ने मुद्रास्फीति की तुलना एक डाकू से की है। वो कहते हैं कि डाकू और मुद्रास्फीति दोनों ही अपने पीड़ित व्यक्तियों से कोई न कोई वस्तु छीनते हैं। अंतर यही होता है कि डाकू दिखाई देता है तथा मुद्रास्फीति अदृश्य। डाकू का शिकार एक समय में एक या कुछ लोग ही होते हैं, परंतु मुद्रास्फीति का शिकार पूरा देश होता है। और डाकू को तो न्यायालय में खड़ा किया जा सकता है, जबकि मुद्रास्फीति वैध होती है। तीसरा लॉजिक देते हैं मुद्रास्फीति के न्यायपूर्ण होने का, कृत्रिम तथा अल्पकालीन संपन्नता।
मुद्रास्फीति में जो लोग अमीर दिखाई देते हैं उनकी संपन्नता भी कृत्रिम हो तथा थोड़ी देर के लिए होती है, यानी कुछ दिनों के लिए होती है। जब मुद्रास्फीति की चरम अर्थात सरपट दौड़ने वाली अवस्था आ जाती है, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है, इसमें सर्वनाश के बीज छिपे होते हैं और ये सारी की सारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस अस्त व्यस्त कर देती है। तीसरा लॉजिक देते हैं अदृश्य करारोपण, यानी मुद्रास्फीति एक तरह से अदृश्य करारोपण के समान है। जब सरकार घाटे का बजट बनाती है तो इससे कीमतें बढ़ती है, इसके फलस्वरूप लोगों को उपभोग की कुछ मात्रा से वंचित रहना पड़ता है। पांचवा लॉजिक देते हैं बचत की भी हानि। बचत करने वाले एक और वर्तमान उपभोग में कटौती करके बचत करते हैं, दूसरी ओर मुद्रास्फीति कारण बचत से प्राप्त होने वाली क्रय शक्ति कम हो जाती है। इस प्रकार कह सकते हैं इन तर्कों के आधार पर कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन अन्यायपूर्ण होती है। वहीं दूसरी ओर डिफ्लेशन मुद्रास्फीति अनुपयुक्त क्यों है? मुद्रास्फीति के अनुपयुक्त होने के निम्नलिखित कारण अपन गिना सकते हैं। पहला है आर्थिक गतिविधियां बंद हो जाती है, यानी मुद्रास्फीति की स्थिति में बाजार में बहुत सी वस्तुओं के ढेर पड़े रहते हैं परंतु कोई खरीदार नहीं होता, निवेश के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होता और कारखानों के ताले लगने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में बेरोजगारी फैल जाती है, यानी समस्त आर्थिक गतिविधियां ठप होने लगती है। दूसरा लॉजिक दे सकते हैं अपन अनुपयुक्त होने के पीछे डिप्रेशन के वेतनभोगियों को अस्थायी लाभ। हालांकि मानते हैं कि डिप्रेशन है जो उपभोक्ता और वेतनभोगियों के लिए आनंद का काल होती है, लेकिन मुद्रास्फीति में श्रमिक तथा वेतनभोगियों को उस समय तक लाभ होता है जब तक कि वे काम पे लगे होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि किस समय उनको रोजगार से छुट्टी मिल जाए। और जब भी ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है तो ये एक देश तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि इसकी लपेट में बहुत से देश आ जाते हैं, जैसा कि 1930 की विश्वव्यापी मंदी में देखने को मिला। तीसरा है मुद्रास्फीति का कोई अंत नहीं, यानी मुद्रास्फीति की प्रक्रिया जब एक बार प्रारंभ हो जाती है तो यह कहना कठिन है कि इसका अंत कब होगा। मुद्रास्फीति को नियंत्रण में किया जा सकता है परंतु मुद्रास्फीति यानी डिफ्लेशन को नियंत्रण में करना एक कठिन काम है। और अंत में हम कह सकते हैं कि दोनों ही अवस्थाएं अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। जैसे केन्स ने कहा कि यह आवश्यक नहीं कि हम एक बुराई को दूसरी के विपरीत तोले, इस बात पर सहमत होना आसान है कि दोनों ही बुराइयों से दूर रहना चाहिए। यदि दोनों बुराइयों में चुनाव करना पड़े तो डिफ्लेशन यानी विस्फीति ज़्यादा हानिकारक है, उसकी तुलना में स्फीति अधिक वांछनीय है, क्योंकि जहाँ इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति में व्यक्ति को पूरी नहीं तो आधी तो मिलती है, लेकिन डिफ्लेशन की स्थिति में उससे आधी भी छिन जाती है। इस तरह से हम बता सकते हैं।